सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने 2 सेक्टर्स को डिस्कस कर लिया। करेंगे दैट इज फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। आप सभी को फॉरेन ट्रेड का मीनिंग पता होगा। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना विद द फॉरेन कंट्रीज। तो एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स इंडिया बिकेम द नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। इट मीन्स जैसा अभी हम इससे पहले वाले सेक्टर में डिस्कस करके आए हैं कि ब्रिटिशर्स ने ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए बनाई गई थी, जिसके कारण इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल का एंड इंपोर्टर बन गया था ब्रिटिशर्स के मैन्युफैक्चर्ड फिनिश गुड का। एक बार फिर से समझिए इसको बेटा। इंडिया एक अच्छा सोर्स था ब्रिटिशर्स के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई का, और उस टाइम हमारी इकोनॉमी पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। सारे इकोनॉमिक डिसीजंस रिलेटेड टू डोमेस्टिक ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड ब्रिटिशर्स के थ्रू, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से होते थे। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाया और जिसके कारण धीरे धीरे उन्होंने इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लगे अपनी ब्रिटेन की इंडस्ट्री को। तो इंडिया क्या बन गया? प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर बन गया। किसके लिए? ब्रिटेन की इंडस्ट्री के लिए। एंड द सेकेंड वन इज उनकी ब्रिटेन इंडस्ट्री से जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो भी तैयार माल बनकर यहाँ पर आता था, वो इंडियन मार्केट में सेल होता था। तो हमने वहाँ से, या ब्रिटिशर्स ने ईजिली अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करने लगा, जिसके कारण ऐसा कहा गया कि इंडिया फिनिश गुड का इंपोर्टर बन गया। तो फॉरेन ट्रेड जो था वो टोटली ब्रिटेन डायरेक्टेड हो गया। हम ये कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो हो रहा था, लेकिन दैट इज अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द ब्रिटिशर्स, जिसके कारण उन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए इंडिया को एक अच्छा एक्सपोर्टर बना दिया था, और वहाँ से जो फिनिश गुड प्रिपेयर होकर आ रहे थे उसके कारण हम एक इम्पोर्टर बन गए थे फिनिश गुड के। तो ये था पहला फीचर जो इंडियन इकोनॉमी के फेवर में नहीं प्रूव हुआ। अब आ जाइए सेकेंड फीचर की तरफ, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। आप सभी अभी 11th क्लास में मोनोपोली का मीनिंग पढ़ के आ गए होंगे। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल कंट्रोल, ऐसे ही मान सकते हैं हम, किसी चीज़ के लिए सिंगल कंट्रोल रखना। तो क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के थ्रू डायरेक्ट हो रही थी, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, तो इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर ब्रिटिशर्स ने अपनी मोनोपोली सेट कर ली थी। इट मीन्स उन्होंने ये डिसाइड किया या उन्होंने ये फिक्स कर दिया कि इंडिया का मोर देन 50% जो फॉरेन ट्रेड है वो किस कंट्री के साथ होगा? ब्रिटेन के साथ होगा। किसके साथ होगा? ब्रिटेन के साथ होगा। 50% से ज़्यादा ट्रेड हम एक ही कंट्री ब्रिटेन के साथ करेंगे, और जहाँ पर अभी हम पढ़ के ही आए हैं कि ब्रिटेन से हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मंगा रहे थे और वहाँ पर रॉ मटेरियल ईजिली सप्लाई कर रहे थे। तो ऑब्वियसली अगर हम किसी ऐसी कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे जो हमारे बेनिफिशियल में नहीं था, तो हमारा फॉरेन ट्रेड इंडियन इकोनॉमी के लिए बैकवर्डनेस का एक कारण बनेगा। तो ड्यू टू द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स के ऐसे डिसीजन के कारण कि वो 50% से ज़्यादा ट्रेड हम ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के साथ करेंगे, इट वॉज नॉट बेनिफिशियल फॉर द इंडियन इकोनॉमी। उसी टाइम पे एक और चेंज आया कि वाटरवेज के थ्रू एक शॉर्टेस्ट रूट डेवलप किया गया बिटवीन द ब्रिटेन एंड इंडिया। उस रूट को नाम दिया गया स्विस कैनल का, जो डेवलप हुआ था 1869 में। तो आप ये जान सकते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी फेवरेबल ट्रेड से गुजर रहा था, और उसी टाइम एक और रूट डेवलप हो जाना, जिसके कारण गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गया। ब्रिटिशर्स को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम पड़ने लगी और वो बहुत ही ईजिली स्विस कैनल के थ्रू अपने गुड्स को यहाँ पर सप्लाई करने लगे और हमारे रॉ मटेरियल ईजिली उनके कंट्रीज में भेजने लगे। तो हम ये तीनों फीचर्स स्टडी करके समझ सकते हैं
कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का फॉरेन ट्रेड वो टोटली ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग हो रहा था और इंडियन इकोनॉमी को उससे कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा था। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस करा कि इंडिया जो था वो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के थ्रू हुआ था। तो सबसे पहले समझते हैं कि इम्पोर्टर वो किन गुड्स का था एंड एक्सपोर्टर वो किन गुड्स का था। ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं आप। तो इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो एंड शुगर प्रोडक्ट्स, मैनी मोर आर देयर। एंड इम्पोर्टर वो किन किन गुड्स का बना, कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ्स एक्सेट्रा। तो बाय दीज आइटम्स यू कैन रिमेंबर the India became exporter of raw finished good and importer of raw material। बेटा फर्स्ट टू फीचर्स के अलावा भी एक और फीचर है जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड जो है वो एक बैकवर्डनेस शो करता था। दैट फीचर इज सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। आपको ये जानकर बहुत सरप्राइज होगा कि इंडिया स्टार्टिंग से ही अच्छा ट्रेड करता है, फॉरेन ट्रेड करता है फॉरेन कंट्रीज के साथ। एंड एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया में एक्सपोर्ट वाज ग्रेटर देन द इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ज़्यादा था इंपोर्ट से। सो हम ये कह सकते हैं ट्रेड कैसा शो हुआ, सरप्लस ट्रेड शो हो रहा था ड्यू टू द मोर एक्सपोर्ट देन इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ज़्यादा होने के कारण हमारा ट्रेड कैसा शो हो रहा था, सरप्लस ट्रेड शो हो रहा था। अब ये जो ट्रेड था वो कैसा हो रहा था, हम समझते हैं कि हम एक्सपोर्ट तो ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन वो एक्सपोर्ट किन प्रोडक्ट का कर रहे थे, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का कर रहे थे, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था। इंडिया से फ्रिक्वेंटली प्राइमरी प्रोडक्ट्स ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा रहा था, इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस में शो हो रहा था। अब इस एक्सपोर्ट से हमें जो भी अर्निंग हो रही थी, इस एक्सपोर्ट से इंडिया को जो भी अर्निंग हो रही थी, उस अर्निंग को इंडिया की डेवलपमेंट पे एक्सपेंड नहीं किया जा रहा था, बल्कि उस अर्निंग को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने में, वॉर एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने में एक्सपेंड किया जा रहा था। आप समझ सकते हैं कि किसी भी कंट्री की जो अर्निंग होती है वो उस कंट्री के डेवलपमेंट में, उस कंट्री की ग्रोथ में इन्वेस्ट की जाती है। लेकिन एट दैट टाइम इंडिया को फॉरेन ट्रेड से जो भी अर्निंग हो रही थी, उस अर्निंग को ब्रिटिशर्स ने इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे एक्सपेंड नहीं किया, बल्कि उस अर्निंग का उन्होंने यूज करा अपने एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने में एंड वॉर एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने में। तो आई होप ये फीचर भी आपको यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फॉरेन ट्रेड था वो सरप्लस तो था, बट उससे इंडियन इकोनॉमी की तरफ कोई भी ध्यान या कोई भी एडवांटेज नहीं मिल रहा था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड वॉर एक्सपेंसेस के कारण फ्रॉम द इंडिया, जो इंडिया से हो रहे थे, धीरे धीरे इंडिया की जो वेल्थ है वो ड्रेन होने लगी टुवर्ड द ब्रिटेन इंडस्ट्री। सो स्टूडेंट, फॉरेन ट्रेड के ये तीनों ही फीचर इंडियन इकोनॉमी के लिए बैकवर्डनेस के कारण बने। बेटा नेक्स्ट सेक्टर है हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल। इसमें पहला हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स और ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस the death rate and birth rate of Indian economy was quite high. Death rate was 48 per thousand and the death rate was 40 per thousand. It was quite high and disappointing. जबकि अगर हम IMR यानी कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात करें, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है बच्चा कि पर थाउजेंड इन अ ईयर डेथ रेट कितना है चिल्ड्रन का, per thousand in a year number of children dying under the age of 1 year. तो at that time infant mortality rate was 218 per thousand. 218 बच्चे 1000 में मर रहे थे, which was quite disappointing. Third is life expectancy. We can say that at the time of Britishers, due to the poor
surroundings, due to the poor health facilities, the life expectancy of the people was only 32 years. मतलब जैसे हम आजकल अपनी लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अप्रॉक्सीमेटली 65 ईयर्स या 70 ईयर्स तक सर्वाइव करेंगे, जी सकते हैं, तो उस टाइम लोग खाली अपनी जो लाइफ थी वो 32 ईयर एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उनकी सराउंडिंग्स, उनकी जो हेल्थ कंडीशन थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसके कारण वो लॉन्ग लाइफ तक नहीं जी पाते थे. नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट. बेटा लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि द पर्सन हु इज एबल टू रीड एंड राइट. कोई भी आदमी अगर पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? लिटरेट कहेंगे. और लिटरेसी रेट जो था वो बहुत लो था. इट वॉज ओनली 16%. केवल 16% लोग जो थे वो लिटरेट थे, जिसमें से जेंडर बायस भी शो होता था. जेंडर बायस भी शो होता था. ओनली 7% जो फीमेल थी वो लिटरेट थी. सो इट सीम्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग कि एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स लिटरेसी की तरफ, एजुकेशन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. बेटा 1921 से पहले इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग थी, काफ़ी हाई होती थी, कभी लो होती थी. लेकिन 1921 के बाद कंटिन्यूसली इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो राइज हुई है. और एक हाई पॉपुलेटेड कंट्री के साथ वहाँ पर वो एक्सपेंडिचर नहीं हो रहे थे. इकोनॉमी में जितनी भी इनकम हो रही थी वो इस हाई पॉपुलेटेड कंट्री को फीड करने में ज़्यादा जा रही थी, जिसके कारण डेवलपमेंट नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी. तो हम ये कह सकते हैं कि हाई पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी की बैकवर्डनेस का कारण बना. और जो भी हमें इंडिया को अर्निंग हो रही थी वो कंट्री की डेवलपमेंट के ऊपर ना एक्सपेंड करके पॉपुलेशन को फीड कराने में या पॉपुलेशन के ऊपर एक्सपेंड की जा रही थी. तो ये सभी फीचर हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी वो एक गुड फीचर को रिप्रेजेंट नहीं करती थी, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी जो है वो बैकवर्ड प्रूव हुई.